मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो बारिश में भीगते हुए कहीं जा रही है। इसके बाद होडू को दिखाया जाता है जो कि एक डिपार्टमेंट स्टोर में काम करता है। तभी उसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो वहीं पर बैठा था। होडू उसके पास जाता है और उससे पूछता है क्या आप पानी पीना चाहेंगे, पर तभी अचानक वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती है और वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि पानी से भीगी हुई थी और उसके सारे बाल बिखरे हुए थे, जिसे अचानक देखकर होडू और वो आदमी दोनों डर जाते हैं। पर हमें पता चलता है कि ये होडू की बचपन की दोस्त येजी है। येजी ने बहुत पी ली थी और दुखी भी है। वो होडू को बताती है कि वो फिर से जॉब इंटरव्यू में फेल हो गई और इससे भी बुरा अब यह है कि उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तभी उससे याद आता है कि किसी समय उसने होडू को $15,000 उधार दिए थे। वो होडू से इसे वापस मांगने लगती है, लेकिन होडू बताता है कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं क्योंकि उसने उन पैसों में अपने कुछ पैसे मिलाकर एक रेंटेड घर का डिपॉजिट दे दिया है और अभी अभी उस घर में शिफ्ट हुआ है। ये सुनकर येजी उस पर गुस्सा करते हुए बेहोश हो जाती है और अगले दिन एक बहुत ही अच्छे घर में उठती है। होडू से बताता है कि कल वो बेहोश हो गई थी इसलिए वो उसे यहाँ ले आया। इसके बाद येजी पूरे घर में घूमती है और इतने अच्छे घर को देखकर सोचती है कि होडू को इतने कम रेंट पर ये घर कैसे मिल गया। तभी उसे खिड़की पर एक परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर वो खिड़की खोल देती है जहाँ पर एक आदमी था जो कि उनका पड़ोसी है। वो येजी के अचानक खिड़की खोलने से डर जाता है, जिसे देखकर येजी को वो आदमी थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद येजी होडू से पूछती है कि तुम्हें $330 रेंट पर $20,000 डिपॉजिट वाला ये घर कैसे मिल गया, जिस पर होडू डींगे हाँकते हुए बताता है कि उसने इस घर के ओनर से बहुत अच्छे बार्गेनिंग करके रेंट कम करा लिया था। फिर वो येजी से पूछता है कि तुम यहाँ से कब जाओगी, पर येजी बिना कुछ कहे एक रूम में चली जाती है और कुछ देर बाद उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए होडू जाकर देखता है कि येजी को एक खिलौने से चोट लग गई थी जो कि वहीं पड़ा हुआ था। होडू कहता है कि यह मेरा नहीं है, जिस पर येजी गुस्से में उस खिलौने को लात मारकर दूर कर देती है। रात को येजी होडू के कमरे में सो जाती है, जिस पर होडू उससे कहता है कि यह मेरा कमरा है और उसे यहाँ से हटने के लिए कहता है। पर येजी उसे याद दिलाती है कि उसने जो इस घर का डिपॉजिट दिया था उसमें $15,000 उसके थे, इसलिए इस घर पर ज्यादा हक होडू का नहीं बल्कि उसका होगा। इसलिए होडू दूसरे कमरे में जाकर जमीन पर सो जाता है जहाँ कोई लड़की उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। होडू नींद में था इसलिए उसे लगता है कि येजी उसे जगा रही है, पर वो देखता है कि उसके ऊपर एक लड़की की आत्मा है, जिसे देखकर वो डर जाता है। पर हमें पता चलता है कि ये बस उसका एक बुरा सपना था, लेकिन उसके आँख खुलते ही अपने सामने येजी को देखकर वो डर जाता है जो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। नेक्स्ट सीन में होडू अश्रु में नहा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। उसे लगता है कि ये सब येजी कर रही है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद हम होडू और येजी को डिपार्टमेंट स्टोर में देखते हैं जहाँ होडू उससे पूछता है कि तुम वापस घर क्यों नहीं जा रही हो, जिस पर येजी बताती है कि मैंने अपने पेरेंट्स के दिए सभी पैसों को स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, लेकिन वो सारे पैसे डूब गए और मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए अब मैं उनके पास वापस नहीं जा सकती। तभी वहाँ पर होडू का पड़ोसी कुछ खरीदने के लिए आता है जो कि येजी को अजीब तरह से घूर रहा था। इसके बाद वो सामान खरीदकर वहाँ से चला जाता है, जिसे जाते हुए देखकर येजी कहती है कि ये आदमी मुझे अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को घर वापस आते हुए देखते हैं जहाँ येजी को खिड़की पर एक लड़की दिखाई देती है, इसलिए वो होडू को सावधानी से चलने के लिए कहती है क्योंकि उसके मुताबिक घर में पहले से ही कोई शख्स मौजूद था। इसके बाद वे घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन येजी को फिर से उस खिलौने से चोट लग जाती है, इसलिए वो फिर से उस खिलौने को लात मारकर दूर कर देती है, पर उन्हें घर पर कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद होडू येजी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम बचपन से ही ऐसी बकवास बातें करती थी। तभी उसे एक अजीब सी बदबू आती है, इसलिए वो पूरे घर में चेक करने लगता है कि आखिर ये बदबू कहाँ से आ रही है
और वो चेक करते हुए बेड तक पहुंचता है, जहां बेड अचानक हिलने लगता है। इसलिए येजी उसे चाकू से फाड़कर देखती है तो वहां से अचानक कुछ कबूतर निकलते हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों डर जाते हैं और अपने पड़ोसी के पास जाते हैं, जो उनसे पूछता है कि तुम लोग इतना घबराए हुए क्यों हो। अब येजी उससे कहती है कि तुम जानते थे कि उस घर में जरूर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए तुम हमें अजीब तरह से देखते और हम पर नजर रखते थे। ये सुनकर उनका पड़ोसी उन्हें अंदर बुलाता है। तब येजी उससे पूछती है, क्या तुम उस लड़की को जानते थे जो हमसे पहले उस घर में रहती थी? उनका पड़ोसी बताता है कि वो लड़की बहुत ही अजीब थी। वो मुझे अजीब तरह से देखती थी, जिसे देखकर लगता था कि मानो वो किसी इविल स्पिरिट से पोजेस्ड हो। और कभी कभी मुझे उस घर में एक बड़ी सी परछाई भी दिखाई देती है। और एक दिन जब मैं खिड़की से बाहर देख रहा था तो मुझे खिड़की पर उस लड़की की आत्मा दिखाई दी, जिसे देखकर मैं डर गया और मैंने पुलिस को फोन कर दिया। बाद में मुझे पता चला कि उस लड़की ने सुसाइड कर लिया था। काश मैंने पुलिस को पहले इन्फॉर्म किया होता तो वो लड़की आज जिंदा होती। इतना कहकर वो रोने लगता है। तब होडो वहाँ पर रखे बॉक्सेस को देखकर उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रहे हो? जिस पर वो बताता है, मैं पिछले कई सालों से सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन हर बार मैं फेल हो जाता था, पर इस बार मैं पास हो गया हूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। ये सुनकर होडू और येजी उसे बधाई देते हैं और वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तब होडू येजी को बताता है कि मुझे इस घर में भी वैसे ही बदबू आ रही थी जैसे कि हमारे घर में आ रही थी, लेकिन येजी उसे ध्यान नहीं देती और उसे डांटते हुए इस घर के ओनर के पास फोन करने के लिए कहती है। अगली सुबह वे इस घर के ओनर के पास जाते हैं, जहां येजी उनसे कहती है कि आपने हमें नहीं बताया था कि उस घर में किसी लड़की ने सुसाइड किया था, इसलिए हमें हमारे डिपॉजिट पैसे वापस चाहिए। जिस पर ओनर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर की शर्तें दिखाता है, जहां साफ साफ लिखा था कि उस घर में किसी लड़की ने सुसाइड किया था, लेकिन कम रेंट की खुशी में शायद होडू ने इसे ध्यान नहीं दिया होगा और बिना पढ़े कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया होगा। ये जानकर येजी होडू पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि अब मुझे समझ आया कि आखिर इस घर का रेंट इतना कम क्यों था। इसके बाद वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे उस घर में इस तरह नाटक करके रहेंगे मानो कि कुछ हुआ ही ना हो और अजीब अजीब चीजों को इग्नोर करेंगे। ये सोचकर वे दोनों वापस घर आते हैं, जहां उन्हें फिर से वो आत्मा दिखाई देती है, जिससे डरकर वे दोनों बाहर भाग जाते हैं। इसके बाद वे दोनों डिसाइड करते हैं कि वे इस घर को धोखे से किसी और को रेंट पर दे देंगे ताकि कुछ पैसे मिल सके और उन पैसों से किसी दूसरी जगह पर रहेंगे। इसलिए वे कई लोगों को इस घर को दिखाते हैं, पर सभी लोगों को वो आत्मा डरा कर भगा देती है, जिससे उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। फिर वे सेल्फ एक्सोर्सिज्म करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और एक्सोर्सिस्ट की फीस बहुत ज्यादा होती है, जिससे वे नहीं चुका सकते। इसलिए वे इंटरनेट पर सेल्फ एक्सोर्सिज्म करने के तरीके ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक तरीका मिल भी जाता है, जिसे देखकर वे पूरे घर में नमक और रेड बीन्स को डाल देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि अब ये आत्मा इस घर से चली जाएगी। लेकिन रात को वो आत्मा अपनी पावर से उनके ऊपर ही नमक और रेड बीन्स को फेंकने लगती है, जिससे डरकर वे रात को ही घर से बाहर भाग जाते हैं। अब वे दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, इसलिए येजी फिर से इंटरनेट पर किसी सस्ते एक्सोर्सिस्ट को ढूंढने लगती है और उन्हें एक एक्सोर्सिस्ट मिल जाता है, इसलिए वो तुरंत उसे फोन करके बुला लेते हैं, जिसका नाम कीडो था। नेक्स्ट सीन में हम कीडो को होडू और येजी के घर में देखते हैं, जहां उसे उस लड़की की आत्मा दिखाई देती है, जिससे डरकर वो वहां से भाग जाता है। होडू और येजी भी उसके पीछे आते हैं और हमें पता चलता है कि कीडो को भी एक्सोर्सिज्म करना नहीं आता, वो तो बस लोगों को ठगने का काम करता है। असल में तो उसे आत्माओं और भूतों से बहुत डर लगता है, पर उसे नहीं पता था कि यहाँ सच में का भूत है, नहीं तो वो यहाँ कभी भी नहीं आता। ये जानकर येजी उसे मारने लगती है और अपने पैसे वापस मांगती है, जिसे देखकर होडो उन दोनों को बड़ी मुश्किल से शांत करता है। इसके बाद कीडो उन दोनों को अपने बारे में बताता है कि कई पुरखों से उसकी फैमिली समन्स का काम कर रही है और उसकी दादी भी एक समन थी। उन्होंने उसे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उसे इन सब चीजों से बहुत डर लगता था और उसे
सिंगिंग और डांस में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो घर छोड़कर शहर में आ गया। पर उसकी फैमिली के समन्स होने की वजह से उसे भी हर जगह आत्माएं दिखती थी, जिसकी वजह से वो अपने करियर पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। और एक दिन उसके सारे पैसे भी खत्म हो गए, इसलिए उसने एक नकली एक्सोर्सिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। पर अब ना तो उसके पास रहने के लिए घर है और ना खाने के लिए खाना। अब उसकी ये बात सुनकर होडू उसे अपने साथ घर ले आता है, जहाँ पर वो आत्मा येजी को पोजेस्ट कर लेती है और उन दोनों पर हमला कर देती है, जिनकी आवाज सुनकर पुलिस वहां पर आ जाती है और उन सबको पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां होश आने पर येजी को पता चलता है कि उस घर में एक लड़की ने सुसाइड किया था, क्योंकि किसी ने बड़ी चालाकी से फायर अलार्म में एक कैमरा छुपा दिया था, जिसका पता चलने के बाद वो हमेशा डरी हुई रहती थी। और उसमें से एक वीडियो कैमरा लगाने वाला का भी था, लेकिन उसके मास्क पहनने की वजह से पुलिस आज तक उसे नहीं पकड़ पाई है। जिसके बाद येजी घर आकर तुरंत वो वीडियो ढूंढ निकालती है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो आत्मा उन्हें कुछ बताना चाहती है। जिसके बाद वो आत्मा उन्हें वो डोल देती है, जिससे अक्सर येजी को चोट लग जाती थी। कीडू उसे देखकर बताता है कि इसके अंदर एक कैमरा इंस्टॉल है। इसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। असल में उस लड़की को उस किलर के बारे में पता चल गया था। वो उस किलर को इंटरनेट पर देख रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि उसका पड़ोसी उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो उस डोल पर कैमरा लगाकर वहीं पर रख देती है। इसके बाद वो उस पड़ोसी का पीछा करती है, जहां पर वो उसके फोन के बैक कवर को देखती है, जहां पर वैसा ही मास्क बना हुआ था जैसा कि उस वीडियो में उस मास्क वाले आदमी ने पहना था। फिर वो घर आकर पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पड़ोसी वहां आकर उसे मार डालता है और ये सब उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे ये तीनों देख रहे हैं। और उन्हें पता चल जाता है कि उस लड़की ने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि सामने वाले पड़ोसी ने उसे मारा था। इसलिए कीडू पुलिस को फोन कर देता है और वे तीनों पुलिस का इंतजार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आत्मा उस पड़ोसी को डराना शुरू कर देती है, जिससे डरकर वो यहाँ से भागने लगता है। वे तीनों भी उसका पीछा करते हैं और होडू उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो पड़ोसी होडू पर भी हमला कर देता है और उसे बताता है कि उसने वो कैमरा उस घर में बस मजे के लिए लगाया था और इसके पीछे उसका कोई गलत इरादा नहीं था। पर जब वो उस वीडियो को शेयर करता था, तब इंटरनेट पर उसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। तब पहली बार उसे इतनी अटेंशन मिल रही थी। लेकिन उस लड़की को जब इस बारे में पता चला तो वो पुलिस को बताने जा रही थी, और अगर वो पुलिस को ये बात बता देती तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती, क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से सिविल सर्विस की एग्जाम क्लियर की थी और वो सब कुछ ऐसे ही खत्म होने नहीं दे सकता था। इसलिए उसे उस लड़की को मारना पड़ा। तभी वहाँ पर येजी आ जाती है, जो किसी तरह से होडू को उससे बचाती है। तभी येजी के अंदर उस लड़की की आत्मा आ जाती है, जो उस पड़ोसी को बहुत ही ज्यादा मारती है। जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है, जिसको जाते समय वो आत्मा येजी के पीछे खड़े होकर उसे देख रही थी। इसके बाद वे तीनों उस लड़की की आत्मा को एक अच्छा सा फ्यूनरल देते हैं। फिर कीडू भी उसी घर में उनके साथ रहने लगता है, जहाँ येजी को एक आइडिया आता है और वो एक्सोर्सिज्म स्टार्टअप खोलने का प्लान बनाती है। सभी लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और सीढ़ी पर उन्हें एक भूत दिखाई देता है, जो कि शायद उनसे हेल्प मांगने आया होगा। और यहीं पर ये मूवी एंड होती है।